हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों 2 सितंबर को इंडियन नेवी को उनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर दिया गया जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। विक्रांत से पहले इंडिया के पास ऑलरेडी ये कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। तो अब ये दोनों मिलकर इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे विक्रांत दिया जा रहा है इंडियन नेवी को, वैसे वैसे एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात चल पड़ी है जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल। आइए जानते हैं कि क्या अलग है इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में और क्यों ये आईएनएस विशाल विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों से ही टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दोस्तों पहला सवाल तो यही उठता है कि इंडिया को एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्यों है। जो इसका सपोर्ट करते हैं वो इसका सीधा सीधा यही जवाब देते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस वक्त है चाइना और उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें से उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, जो कि अब तक का सबसे एडवांस माना जाता है टेक्नोलॉजी वाइज। वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको टाइप 003 नाम दिया है और इन तीनों के बल पर वो साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ बनाए हुए है, लेकिन साथ ही साथ वो हिंद महासागर में भी अपना वर्चस्व खड़ा करना चाहता है। दूसरा कारण ये है कि आईएनएस विक्रमादित्य ये रशिया से लिया गया था और काफी पुराना हो चुका है। इसकी टेक्नोलॉजी जिस पर ये बनाया गया था वो आज के समय के हिसाब से उतनी घातक साबित नहीं हो रही है। तो इसलिए इंडिया को एक तीसरे और एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईएनएस विशाल को बनाने की बातें सिर्फ ऑन पेपर चल रही हैं। इस पर काम ऑलरेडी बहुत सालों पहले शुरू हो चुका है। मई 2012 में एडमिरल निर्मल वर्मा ने एक प्रपोजल रखा था कि इंडियन नेवी को अब टेक्नोलॉजिकली अपडेट करने का वक्त आ गया है और तब 2012 में जब विक्रांत अंडर कंस्ट्रक्शन था तब इस आईएनएस विशाल को शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसकी डिजाइनिंग स्टेज का काम नेवल डिजाइन ब्यूरो को सौंपा गया। लेकिन जब आईएनएस विशाल को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने की बात आई तो इसमें EMALS सिस्टम लगाने का फैसला किया गया। दोस्तों ये EMALS का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। इसे अमेरिका ने बनाया है और वो इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी यूज करता है। तो इसी कारण से इसकी डिजाइनिंग के चलते इंडियन नेवी ने अमेरिकन डिफेंस एजेंसी से कांटेक्ट करा इस EMALS सिस्टम के लिए। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और ये इतना अलग क्यों है। अगर आप पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखोगे इंडिया के, तो उसकी एयर स्ट्रिप जो हवाई पट्टी है वो अपने एंड पार्ट से 15 से 20 डिग्री मुड़ी हुई होती है ऊपर की तरफ, जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए ऊपर की तरफ पुश मिलता है। इस टेक्निक को कहते हैं स्की जंप सिस्टम। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। अगर कोई एयरक्राफ्ट कोई हैवी मिसाइल्स और हैवी वेपन्स कैरी करके टेक ऑफ करना चाहता है तो ये सिस्टम वहाँ पे उतना एफिशिएंट साबित नहीं होता। इसलिए अगर आप आईएनएस विशाल का प्रोटोटाइप देखोगे तो उसकी जो हवाई पट्टी है वो एकदम सीधी है। और आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर सीधी है तो उसको पुश कैसे मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। दोस्तों यहीं पे आता है हमारा EMALS सिस्टम। वीडियो को ज़्यादा टेक्निकल ना बनाते हुए मैं आपको ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिस्टम क्या कर सकता है। दोस्तों कैरियर्स के डेक पर कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स बनी होती हैं। इसको बोलते हैं कैटापल्ट सिस्टम। दोस्तों इस कैटापल्ट सिस्टम के नीचे एक स्टीम जनरेटर लगा होता है और पिस्टन्स लगे होते हैं। इस तरह का एक सिलेंडर होता है यहाँ पे जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं और इसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर में स्टीम स्टोर्ड होती है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए रेडी होता है तब इस स्टीम को रिलीज करते हैं। फिर ये स्टीम पिस्टन तक पहुंचती है और उस पिस्टन को बहुत ही जोर से हिट करती है अपने हाई प्रेशर की वजह से। जो एयरक्राफ्ट होता है वो इसी पिस्टन से कनेक्ट होता है। तो जब ये स्टीम पिस्टन को हिट करती है वो आगे की तरफ जाता है पिस्टन। उसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट को भी एक बहुत ही ज्यादा पुश मिलता है आगे की तरफ जिससे वो टेक ऑफ कर जाता है। दूसरी तरफ जब किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना होता है उसके लिए इसमें वायर अरेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसको भी मैं आपको थोड़ी सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ जो बताई जा रही है वो है 284 मीटर। तो दोस्तों एक एयरक्राफ्ट जो कि अपनी फुल स्पीड में आ रहा है उसको लैंड करना है तो 284 मीटर बहुत ही कम जगह है रुकने के लिए। इस सिस्टम के तहत डेक के ऊपर एक वायर सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर 3 से 4 स्टील की वायर्स होती हैं। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है उस एयरक्राफ्ट के पीछे एक टेल हुक लगा होता है। जो वायर्स होती हैं वो इस टेल हुक के अंदर फंस जाती हैं और एयरक्राफ्ट को पीछे की तरफ खींचती हैं।
जिससे उस जेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि INS विशाल में यूज करी जाएगी। तो दोस्तों अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब 2015 आते आते इंडिया ने दूसरी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया की डिफेंस कंपनीज से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था और उनसे अपने इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट बिल्ड करने में मदद मांगी। देन उसी साल 2015 में ही अमेरिका और इंडिया ने मिलकर इसकी डिजाइनिंग पर काम शुरू कर दिया और 2017 तक आते आते जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस EMALS सिस्टम को इंडिया को देने की मंजूरी दे दी और 2018 में नेवल चीफ सुनील लांबा ने कहा अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन अगले 3 सालों में शुरू कर सकते हैं और ये 2030 तक आते आते इंडियन नेवी के पास होगा, जो कि काफी पुराने हो चुके INS विक्रमादित्य को रिप्लेस भी कर पाएगा। अब दोस्तों हिस्ट्री तो बहुत जान ली, अब थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में होगा क्या क्या। दोस्तों जो विक्रांत और विक्रमादित्य है उनके ऊपर एक बार में 30 से 35 फाइटर जेट्स आ सकते हैं। वहीं INS विशाल एक ही बार में 55 फाइटर जेट्स कैरी कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल 2300 भारतीय नेवी के जवान इस पर आ सकते हैं। इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 284 मीटर, चौड़ाई होगी 60 मीटर और ऊंचाई भी होगी 60 मीटर। जहां पर विक्रांत का वजन 45,000 टन था, वहीं विशाल का वजन होगा 65,000 टन के आसपास। लगभग 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसको बिल्ड करने के लिए और EMALS सिस्टम जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है वो तो इसमें लगा ही होगा। इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है, जिसने INS विक्रांत को भी बनाया है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी INS विशाल के बारे में, जिसका 2030 तक इंडियन नेवी के आसपास आ जाने की संभावनाएं हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन सी या, बाय बाय।